मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ईयर को एक्सप्लेन करना प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ईयर होते हैं हमारे, ये 3 भागों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक एक्सटर्नल ईयर होता है, बाह्यकरण, दूसरा मध्यकरण होता है और तीसरा होता है आंतरिकरण। बाह्यकरण भी मैंने आपको बताया था 2 पार्ट से मिलके बनता है, जिसमें एक तो ये ईयर पिन्ना होते हैं, कर्णपल्लव, और एक इसमें अंदर की तरफ नैरोअर केनाल होती है, जिसको हम कह रहे होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीट्स। ये 2 मिलकर के बना रहे होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो मध्यकरण होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर कैविटी पाई जाती है, उसको टिम्पैनिक कैविटी कह रहे होते हैं। वह पूरा का पूरा मध्य का भाग टिम्पैनिक बुल्ला के अंदर होता है, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कैविटी होती है या टिम्पैनिक कैविटी होती है, वह यूस्टैकियन नलिका के द्वारा हमारे ग्रसनी वाले भाग से जुड़ी होती है, जो कान के पर्दे के दोनों तरफ वायु के दाब को समान रूप से बनाए रखती है, जिससे कान के पर्दे के फटने का डर नहीं रहता, अर्थात ईयर मेम्ब्रेन के रप्चर्ड होने का डर नहीं रहता है, ठीक है। इसके पश्चात मैंने कहा था टिम्पैनिक कैविटी के अंदर 3 कर्ण अस्तिकाएं या ईयर ऑसिकल्स पड़ी होती हैं, जिनको हम MIS कह रहे होते हैं, मैलियस इंकस स्टेपिस। ये हमारे शरीर में सबसे छोटी अस्थियां होती हैं, और इनमें भी सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस। मैलियस मैंने बताया था हैमर शेप्ड होती है, आर्टिकुलर के रूपांतरण से बनी होती है। सेकंड इंकस बताया था एनविल के आकार की होती है, और किससे बनती है, क्वाड्रेट के मॉडिफिकेशन से। और लास्ट बताया था जो घोड़े के जीन के रकाव के आकार की या स्टिप के आकार की होती है, वो हायोमैंडिबुलर के मॉडिफिकेशन से बनी होती है। और ये तीनों ही ऑसिकल्स किसमें, मध्य कर्ण गुहा में पड़ी रहती हैं। मैलियस जो इंकस, वो मैलियस जो होती है उसका अगला वाला सिरा इंकस से, इंकस का अगला वाला सिरा स्टेपिस से, और स्टेपिस फेनिस्टा ओवलिस से, ठीक है। जबकि मैलियस का पहला जो सिरा होता है वो जुड़ा होता है कान के पर्दे से, ठीक। और मैंने बताया था वो टेंसर टिम्पैनिक मसल से जुड़ा रहता है। इस कारण से कान के पर्दे को हमेशा खिंचाव के रूप में रखा जाता है। इसके बाद आज अपन शुरू करते हैं इंटरनल ईयर, आंतरिक कर्ण। और आंतरिक कर्ण में हम सबसे पहले ये बता रहे होते हैं कि जो टेम्पोरल अस्थि से बनी हुई गुहा होती है, उसमें ये स्थित होता है, जिसे हम बॉनी लेबिरिंथ या अस्थि गहन भी कह देते हैं। टेम्पोरल अस्थि से बनी हुई गुहा में स्थित होता है, क्योंकि टेम्पोरल बोन से गुहा बनी हुई है, इसलिए इसको हम अस्थि गहन या अस्थिल गहन या बॉनी लेबिरिंथ कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर के बनता है, जिसमें एक कॉक्लिया होती है और एक वेस्टिब्यूल होता है। पहला जो कॉक्लिया वाला भाग होता है, ये लंबी कुंडलित स्प्रिंग के आकार की संरचना होती है, जो कुछ शंख की कुंडली के समान दिखाई दे रही होती है, तथा यह 2.5 चक्र से बनी होती है। इसमें 2.5 साइकिल होते हैं, और इसमें पाई जाने वाली अंदर की तरफ चक्कर खाती हुई जो गुहाएं होती हैं, वो झिल्लियों के द्वारा पृथक 3 नलिकाओं में बटी होती हैं। और इन 3 नलिकाओं में से जो मध्य वाली नलिका होती है, उसके बेसिलर या आधारीय भाग पर संवेदी कोशिकाओं से बना हुआ समूह होता है। उस समूह को हम ऑर्गन्स ऑफ कॉटी कह रहे होते हैं। कॉटी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया
इसलिए उन्हें कॉटी के अंग कह दिया जाता है। इन कॉटी के अंग में कई प्रकार की कोशिकाएं लगी होती है, जिसमें डीटर सेल होती हैं, सेंसरी सेल होती हैं, ठीक है। और इन सेल के एक सिरे पर संवेदी रोम या सेंसरी हेयर लगे होते हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा संवेदन से संबंधित काम कर रहा होता है, जिसे हम कॉटी के रोम अंग भी कह देते हैं या कॉटी के अंग भी कह देते हैं। और इसी में देखिए जो मध्य वाली नलिका होती है उसके पार्श्व भाग से एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी बड़ी होती है, जो किससे टकराती रहती है, संवेदी रोम से टकराती रहती है। और ये सारे संवेदी रोम निकल करके फिर श्रवण तंत्रिका बना लेते हैं, जो वहाँ से संवेदनाओं को लेकर के ब्रेन में भेजती है, तब सेंस ऑफ हियरिंग की क्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके पश्चात आता है प्रगाढ़, जिसको हम कह रहे होते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कह रहे होते हैं, वेस्टिब्यूल। ये जो वेस्टिब्यूल होता है ये वास्तव में शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है, तथा इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है, अर्थात 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, जो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होती हैं। इन नलिकाओं के जो दूरस्थ सिरे होते हैं वो फूल करके एम्पुला या तुम्बिकाएं बना लेते हैं, जिसमें लसिका या अंतःलसिका भरा होता है और उसके अंदर संवेदी कोशिकाएं पड़ी रहती हैं। इसमें 2 छोटे छोटे चैम्बर्स या कोष्ठ होते हैं, जिसमें एक सैकुलस और एक यूटिकुलस होता है। तीनों अर्धवृत्ताकार नलिकाएं यूटिकुलस से ही निकलती हैं। और जो सैकुलस वाला भाग होता है वह एक छोटी डक्ट के द्वारा, जिसको डक्टस रीयूनियंस कहते हैं, किससे जुड़ जाता है, कॉक्लिया से, जो स्प्रिंग के आकार की लंबी संरचना होती है, कुंडलित, ठीक है। ये दोनों पार्ट मिलकर के किसका निर्माण कर रहे होते हैं, काला गहन का, जिसको हम कह रहे होते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या कह देते हैं, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। दूसरी चीज हम ये कह रहे होते हैं कि इस वाले भाग में 5 संवेदी कण पड़े होते हैं, या अंग मान सकते हो उनको, जो एक एक तो किसमें होता है, तुम्बिकाओं के अंदर, एम्पुला के अंदर, जिनको क्रिस्टी कह रहे होते हैं, और एक एक सैकुलस और यूटिकुलस के अंदर होता है। इस प्रकार से जो कॉक्लिया होती है या कणावर्त उपकरण होता है, इसका अगर हम टीएस काटें तो इसमें हमें 3 पार्ट दिखाई देते हैं। एक ऊपर वाला जो नलिका होता है उसको कह रहे होते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई, बीच वाला होता है उसको कह रहे होते हैं स्केला मीडिया, और जो आधार की तरफ होता है उसको कहा जा रहा होता है स्केला टिम्पेनाई। तो जो स्केला वेस्टिब्यूलाई होता है ये पृष्ठ वाला भाग होता है, जिसमें पेरिलिम्फ या पारेलसिका भरा होता है, और यह स्केला मीडिया से पतली झिल्ली रीजनस मेम्ब्रेन द्वारा अलग रहता है। रीजनर भी वैज्ञानिक का नाम था, जो बहुत पतली झिल्ली को आइडेंटिफाई किए थे, इसलिए नाम दे दिया झिल्ली का रीजनस मेम्ब्रेन। जो मध्य वाला भाग होता है स्केला मीडिया, उसमें एंडोलिम्फ भरा होता है, और इसके आधार वाली झिल्ली मोटी होती है, जिसको बैसिलर मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही कॉटी के अंग पड़े होते हैं, जिसमें गीटर सेन संवेदी कोशिकाएं होती हैं, तथा ऊपर उसके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन लगी होती है। इनसे निकलने वाली संवेदी कोशिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं या संवेदी रोम श्रवण तंत्रिका का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद जो अधर वाला भाग होता है उसको हम स्केला टिम्पेनाई कह देते हैं। इसमें पेरिलिम्फ भरा होता है, और ये स्केला मीडिया से बैसिलर मेम्ब्रेन के द्वारा अलग रहता है। स्केला वेस्टिब्यूलाई तथा स्केला टिम्पेनाई दोनों पीछे वाले भाग में या एक तरफ एक चौड़े रंध्र के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसको हेलिकोट्रीमा कह दिया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात आता है जो एक तरह से सुनने की क्रिया होती है, जिसको हम कह रहे होते हैं सुनने की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग। इसमें हम सबसे पहले कह रहे होते हैं कि जो हमारे ये कर्ण पल्लव होते हैं, ये ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके कहाँ पर भेज रहे होते हैं, जो अंदर की तरफ क्या होता है, बाह्य कर्ण कुहर, और बाह्य कर्ण कुहर कहाँ तक पाया जा रहा होता है, कान के पर्दे तक। तो वो जो तरंगे हैं वो किससे टकराएंगी, कान के पर्दे से टकराना शुरू कर देती हैं,
और कान के पर्दे से जब वो टकराती हैं तो उनसे क्या उत्पन्न हो जाते हैं, कंपन। और वो कंपन फिर कहाँ पर जा रहे होते हैं, उन कंपन को मध्य कर्ण में टिम्पैनिक कैविटी के अंदर पाई जाने वाली MIS अर्थात मैलियस इंकस स्टेपीज ऑसिकल के द्वारा रिसीव या ग्रहण कर लिया जाता है, जिन्हें फेनिस्टा ओवल्स की सहायता से इंटरनल ईयर या अंतःकरण में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर भरे हुए तरल में गति या कंपन प्रारंभ हो जाते हैं और वो गति या कंपन को श्रवण तंत्रिकाएं ग्रहण कर कहां पर पहुंचा देती हैं, ब्रेन में। तब सेंस ऑफ हियरिंग या सुनने की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात आगे आता है संतुलन का बोध। संतुलन का जो बोध होता है वो दो प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होता है, एक स्टेशनरी बैलेंस और दूसरा होता है डायनामिक बैलेंस। एक को कह रहे होते हैं स्थैतिक बैलेंस संतुलन और दूसरे को कह रहे होते हैं गतिक संतुलन। स्थैतिक संतुलन का मतलब होता है जब हम पूरी इरेक्ट पोजीशन में खड़े होते हैं, ऊर्ध्व अवस्था में खड़े होते हैं या नीचे की तरफ झुकते हैं, तो हमारे जो अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के तुम्बिका वाले भाग होते हैं उसमें जो लसिका भरा होता है वो संवेदी तंत्रिकाओं या कोशिकाओं से टकराता है और वो संवेदी कोशिकाएं उन संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं। इस कारण से शरीर का खड़े खड़े बैलेंस बनाए रखने का काम होता रहता है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन मूव कर रही है, आप खड़े हुए हो, उस समय बॉडी का जो बैलेंस है वो स्थैतिक बैलेंस होगा। क्या बोलेंगे उसको, स्थैतिक संतुलन। आप बस में जगह नहीं मिली है, खड़े हुए बस मूव कर रही है, उस समय आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो स्थैतिक संतुलन होगा। ये स्थैतिक संतुलन कौन बनाए रखता है, कान में अंतःकरण में पाई जाने वाली अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, जिनके दूसरे सिरे या अंतिम सिरे फूले होते हैं, जिनको एम्पुला या तुम्बिकाएं कहा जाता है, जिनमें एंडोलिन भरा होता है। उनके अंदर ही संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण कर कहाँ पहुंचाती रहती हैं, मस्तिष्क या ब्रेन में, जो बॉडी को बैलेंस करने का काम करता रहता है। ठीक है, दूसरा होता है गतिक संतुलन। गतिक संतुलन का मतलब होता है जब आप दौड़ रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं आप पेड़ पर चढ़ रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की गति के समय जब बैलेंस बॉडी का बनाया जाता है उसको हम गतिक संतुलन कह रहे होते हैं। और इसको बनाए रखने के लिए हमारे अंतःकरण में जो प्रगाढ़ के अंदर पाए जाने वाले दो चैम्बर वेस्टिब्यूल, वो क्या नाम है, यूटिकुलस और सैक्युलस होते हैं, उनमें भरा हुआ जो एंडोलिम्फ होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जा रहे होते हैं। और जब बॉडी डिसबैलेंस होती है तो वो पार्टिकल्स संवेदी कोशिकाओं से टकराते हैं और वे संवेदी कोशिकाएं संवेदी रोम की सहायता से उस संवेदना को ग्रहण कर श्रवण तंत्रिकाओं तक पहुंचाती रहती हैं, जो ब्रेन में पहुंचाने का काम करती हैं, जिससे बॉडी का डायनामिक बैलेंस या गतिक संतुलन बना रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके साथ साथ देखिए एक आता है जिसको हम कह रहे होते हैं टोंग, जिब्या, और एक होता है अपना नोज या नाक। इसमें हम कह रहे होते हैं स्वाद और गंध का बोध। जिब्या पर पाई जाने वाली जो स्वाद गलिकाएं होती हैं उनमें पाए जाने वाले जो रासायनिक संवेद होते हैं, वे रासायनिक संवेद जैसे ही पदार्थ उनके सीधे संपर्क में आता है तो उसके स्वाद का बोध या स्वाद का ज्ञान कराते हैं। इसी प्रकार से हमारी नाक में श्वास के द्वारा बाहर से जाने वाले जो भी रासायनिक पदार्थ हैं, वो पदार्थ जब एपिथेलियम झिल्ली के साथ में टकराते हैं तो वहाँ से जो रासायनिक संवेदन उत्पन्न होता है उसे ग्रहण तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है और तब हमें गंध का ज्ञान होता है। ऐसे ही स्पर्श की बात करते हैं तो उसमें त्वचा आती है। हमारी त्वचा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे तंत्रिकाओं के, अनेकों प्रकार की तंत्रिकाओं के छोर पड़े होते हैं जो दो प्रकार से काम कर रहे होते हैं। एक तो हल्के दाब को ग्रहण करने का काम कर रहे होते हैं और एक गहरे दाब को ग्रहण करने का काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये ताप, ठंड,
या फिर हम कह सकते हैं जो अन्य तरह के दुख वगैरह या पीड़ा वगैरह जैसे संवेदनाएं होती हैं उनको ग्रहण करते हैं। जब हम भूखे होते हैं तो उस समय हमारे आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली जो क्या नाम है या तो उनको हम संवेदी अंग कहते हैं, वो ग्रहण कर उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे हमें भूख के बारे में पता लग जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आमाशय की भित्ति में हमारे क्या होती हैं, संवेदी कोशिकाएं। इसके साथ साथ हम नाम ले रहे होते हैं किसका, ग्रसनी का। ग्रसनी में भी क्या होता है, जब प्यास लगती है तो वो तंत्रिका उद्दीपन हो जाता है, और अगर आप थके हुए होते हैं तो पेशियों में उद्दीपन से हमें पता लगता है, पेशियों के एक्शन से हमें पता लगता है कि थकान आई हुई है या फैटिगनेस आई हुई है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम सारा का सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, इसको देख लीजिए दोबारा से। सबसे पहले लिखा हुआ है आंतरिकरण। आंतरिकरण में मैंने बताया था कि ये टेम्पोरल अस्थि से बनी हुई गुहा में स्थित होता है, जिसे हम अस्थि गहन या बोनी लैबिरिंथ कह देते हैं। यह मुख्यतः कितने भागों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसके पश्चात 2 भाग कौन से होते हैं, एक तो होती है कॉक्लिया और एक होता है वेस्टिब्यूल। इसका जो कॉक्लिया वाला भाग होता है, कॉक्लिया वाला भाग कैसा होता है, ये लंबी कुंडलित और एक तरह से स्प्रिंग के आकार की संरचना होती है, जिसको हम कर्णावृत कह रहे होते हैं। ये संरचना हमें कुछ कुछ कैसी दिखाई दे रही होती है, जिस तरह से शंख में कुंडली होती है, अर्थात ये शंख की कुंडली के समान दिखाई दे रही होती है। इसमें लगभग 2.5 चक्र 2.5 साइकिल होते हैं, अर्थात ये 2.5 चक्र से बनी होती है। यह भीतर से चक्कर खाती हुई गुहा जो झिल्लियों द्वारा पृथक 3 नलिकाओं में बटी होती है। जो 3 नलिकाएं ये बता रखी है मैंने, ठीक है, जिनमें अंतःलसिका भरा होता है, एंडोलिम्फ भरा होता है, साथ ही हम कह रहे होते हैं मध्य वाली आधारी झिल्ली पर संवेदी कोशिकाओं के समूह होते हैं, जिनके एक सिरे पर संवेदी रोम पाए जाते हैं, और इन्हें किसका अंग कहा जाता है, कॉर्टी का अंग, ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी कह देते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है वेस्टिब्यूल। यह शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा, इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं लगी होती हैं, जो एक दूसरे से समकोण पर स्थित होती हैं। इन नलिकाओं के दूरस्थ भाग फूल करके एम्पूला या तुम्बिकाएं बना लेते हैं, जिनमें संवेदी कोशिकाएं पड़ी रहती हैं। प्रगाढ़ में 2 छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, एक यूटिकुलस और दूसरा सैक्युलस होता है। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं इसी यूटिकुलस वाले भाग से निकलती हैं। कुछ दूरी तक तो ये दोनों साथ जाती हैं, जिसको क्रश कम्यून भी कह देते हैं। ठीक है। 3 होती है, अग्र और दूसरी पश्च और एक होती है मध्य। इसके बाद में देखिए, सैक्युलस वाले भाग से कुंडलित स्प्रिंग के आकार की जो संरचना है, उसी को हम कॉक्लिया या कर्णावृत कह रहे होते हैं। और इस कर्णावृत उपकरण में कितने भाग होते हैं, 3। कितने चैम्बर दिखाई देते हैं, जब इसकी हम टीएस काटते हैं तो 3 चैम्बर्स इसमें हमें दिखाई दे रहे होते हैं। एक होता है स्केला वेस्टिब्यूलाई, ये पृष्ठ की तरफ होता है, अर्थात किधर होगा, ऊपर की तरफ। इसमें पेरिलिम्फ भरा होगा, जो मध्य भाग से रीजनस झिल्ली के द्वारा पृथक रहता है। दूसरा मीडिया का मतलब है मध्य, ये मध्य का भाग होता है, जिसमें अंत एंडोलिम्फ या अंतःलसिका भरा होता है। इसकी आधारी झिल्ली पर कॉर्टी के अंग पाए जाते हैं, जिनके ऊपर एक टेक्टोरियल झिल्ली पड़ी होती है तथा इन अंगों से श्रवण तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक। इसके बाद आता है स्केला टिम्पेनाई। यह आधार वाला भाग होता है, जिसमें भी क्या भरा होता है, पेरिलिम्फ। स्केला वेस्टिब्यूलाई तथा स्केला टिम्पेनाई पीछे की तरफ एक छिद्र के द्वारा, जिसको हेलिकोट्रीमा कहा जाता है, जुड़े रहते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है सुनने की क्रिया विधि।
पहला ही मैंने बताया था कि जो अपने कर्ण पल्लव होते हैं ये ध्वनि तरंगों को एकत्रित कर बाह्य कर्णकुहर में भेज देते हैं, जो क्या करता है, कान के पर्दे से टकराकर कंपन उत्पन्न करता है, वाइब्रेशन। फिर देखिए कान के पर्दे से जो कंपन होते हैं इनको मध्य कर्ण में पाई जाने वाली जो ईयर ऑसिकिल्स होती है, मैलियस इंकस स्टेपिस MIS, जिन्हें फेनिस्टा ओवैलिस द्वारा अंतःकर्ण में पहुंचा दिया जाता है। अर्थात ये कंपन MIS ग्रहण कर लेते हैं, MIS से इन कंपन को फेनिस्टा ओवैलिस एक छिद्र होता है अंडाकार, उसके द्वारा कहां पर पहुंचा दिया जाता है, अंतःकरण में। और जब ये अंतःकरण में पहुंच जाते हैं कंपन, तो इन कंपन के कारण अंतःकरण में जो तरल भरा होता है उसमें गति होने लगती है। जैसे हम तालाब में भरे हुए तालाब में पत्थर डालते हैं ना, तो चारों तरफ तरंगें बन जाती हैं, कंपन बन जाते हैं, वैसे ही सेम हो जाता है, जिसे संवेदी कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, और फिर श्रवण तंत्रिकाओं को दे देती हैं, जहां से इन आवेगों को श्रवण तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है और ध्वनि सुनने की क्रिया पूर्ण हो जाती है, जिसे हम सेंस ऑफ हियरिंग कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है संतुलन का बोध। संतुलन क्रिया मैंने बताया था 2 प्रकार से पूर्ण होती है, जिसमें एक नाम दिया गया था स्थैतिक संतुलन। मैंने कहा था कि जब व्यक्ति ऊर्ध्व अवस्था में खड़ा होता है या नीचे की तरफ झुकता है, तब अर्धवृत्ताकार नलिकाओं में जो तरल गति होती है या तरल जो गति करने लगता है, इस कारण तुम्बिकाओं में उपस्थित जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं ये संवेदनाओं को ग्रहण कर ब्रेन को पहुंचा देती हैं। मैंने आपको बताया था स्थैतिक संतुलन में, जैसे आप बस के अंदर खड़े हुए हैं, बस मूव कर रही है, आप ट्रेन के अंदर खड़े हुए हैं, ट्रेन मूव कर रही है, इस अवस्था को हम स्थैतिक संतुलन कहते हैं। उस समय हमारी बॉडी का जो बैलेंस है दैट इज कॉल्ड एज स्थैतिक संतुलन। इसके द्वारा होता है अर्धवृत्ताकार नलिकाओं में पाई जाने वाली तुम्बिकाओं के अंदर जो द्रव भरा हुआ जो संवेदी कोशिकाएं हैं। फिर होता है गतिक संतुलन, जिसमें शरीर क्या करता है, विभिन्न प्रकार की गतियां कर रहा होता है। हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की गतियों के दौरान जो यूटिकुलस और सैकुलस होते हैं, 2 छोटे छोटे चैम्बर, इनमें अंतःलसिका भरा होता है और इस अंतःलसिका के अंदर CaCO3 के छोटे छोटे कण होते हैं और ये जो कण होते हैं जो संवेदी कोशिकाओं के सिरों से टकराते रहते हैं, तब ये संवेदी कोशिकाएं संवेदनाओं को ग्रहण कर कहाँ पहुंचा देती हैं, ब्रेन में, और शरीर का गतिक संतुलन बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो इंटरनल ईयर है ये स्थैतिक और गतिक दोनों प्रकार के संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अब देखिए जीभ एवं नाक, टंग एंड नोज, ये भी दोनों संवेदी अंग हैं। इसमें देखिए क्या होता है, स्वाद एवं गंध से संबंधित ज्ञान, अर्थात हमें स्वाद तथा गंध से संबंधित ज्ञान कौन कराता है, टंग एंड नोज। ठीक है, टंग या जीभ पर पाई जाने वाली जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनको टेस्ट बड्स कहा जाता है, ये सीधे सीधे पदार्थों के संपर्क में आने पर विभिन्न प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। ठीक है, चाहे वो खट्टा हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो मीठा हो और चाहे कैसा हो, कड़वा। ठीक है, इसी तरह से नाक में संवेदी एपिथेलियम झिल्ली पाई जाती है और वहां पर जो सेंस लगी होती हैं वो संवेदी सेंस होती है। जब इनके संपर्क में कोई भी रासायनिक पदार्थ आता है तब ये संवेदी एपिथेलियम सेल्स संवेदनाओं को ग्रहण कर लेती हैं तथा ग्रहण तंत्रिका द्वारा इन्हें कहां पर पहुंचा देती है, ब्रेन में, और तब घ्राण या गंध या सूंघने की क्रिया का बोध होता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है स्किन या त्वचा। त्वचा में भी
बहुत प्रकार की तंत्रिका, अनेकों प्रकार की तंत्रिकाओं के जो अंतिम छोर होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं या धंसे हुए होते हैं। ये तंत्रिकाएं स्पर्शग्राही होती हैं, जो दो प्रकार से स्पर्श से जुड़ी होती हैं या संबंधित होती हैं। एक तो हल्के स्पर्श से तथा एक गहरे स्पर्श से। हल्के दाब से मतलब है हल्का, और गहरे से मतलब है जैसे आप यहाँ पर स्किन को दबाएं, एक तो हल्का सा स्पर्श करें और एक हल्का वो गहरा दबाएं, तो गहरे दाब के स्पर्श से संबंधित होती हैं। साथ में आप कह सकते हैं जो हमारी स्किन में पीड़ा हो सकती है या ताप हो सकता है या ठंड हो सकता है, इससे संबंधित ये तंत्रिकाओं के छोर हमारी त्वचा में पाए जाते हैं। इसके अलावा भूख से संबंधित जो संवेद होते हैं वो हमारे आमाशय की ग्राही कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि प्यास के जो संवेद होते हैं ये ग्रसनी में उपस्थित संवेदी तंत्रिकाओं के उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से थकान में जो संवेद होते हैं ये किससे कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। कौन सी कोशिकाओं में? पीसी कोशिकाओं में, मसल्स में। ठीक है ना, थकान किस पर डिपेंड कर रही है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पर। तो ये हम जो संवेद प्राप्त करते हैं कहाँ से करते हैं? पेशी कोशिकाओं से प्राप्त कर रहे होते हैं। ठीक, अब देखिए इसके पश्चात आता है इनके सभी के डायग्राम। मैंने एक ये डायग्राम बना रखा है जिसमें लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। इसमें देखिए ये तो बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है जिसको कर्ण पल्लव कह रहे होते हैं। इसमें एक बीच में अंदर गुहा होती है जिसको कौंचा कहा जाता है, और ये कौंचा से ये नलिका अंदर की तरफ जा रही होती है छिद्र के थ्रू, सक्रिय नलिका जिसको कह रहे होते हैं बाह्य कर्ण कुहर। ये जो कर्ण पल्लव होता है ये ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके इस बाह्य कर्ण कुहर के द्वारा कहां पर पहुंचा देता है? कान के पर्दे पर। और जब ये ध्वनि तरंगे कान के पर्दे से टकराती हैं तो यहाँ पर कंपन होना शुरू हो जाते हैं, और इन कंपन को इस मध्य कर्ण की गुहा में पाई जाने वाली जो MIS, हैमर शेप्ड, एनविल शेप्ड और स्टिप शेप्ड जो ईयर ऑसिकल्स होती हैं ये उसको रिसीव कर लेती है। फिर यहाँ से ये फेनेस्टा ओवलिस के द्वारा इसको अंतःकर्ण में भेज देती है। ये आर्द्रताकार नलिकाएं होती हैं। यहाँ पर ये प्रगाढ़ होता है, ये प्रगाढ़ की तंत्रिका होती है। यहाँ पर ये कॉक्लिया होता है, ये कॉक्लिया की तंत्रिकाएं होती हैं जिनको श्रवण तंत्रिकाएं कह रहे होते हैं। इनके द्वारा ये संवेदना कहाँ पर पहुंचा दी जाती है? मस्तिष्क में, और हमें सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है। मैंने आपको ये भी कहा था मध्य कर्ण गुहा से एक नलिका निकलती है जिसका नाम होता है यूस्टैकियन नलिका। ये नलिका कहाँ पर जोड़ के रखती है? इस वाले पार्ट को ग्रसनी में जोड़ के रखती है। पहले मुख गुहा के बाद आती है ग्रसनी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो कॉक्लिया वाला भाग है इसकी जब हम TS काटते हैं तो इसमें हमें 3 नलिकाएं जो घूमती हुई अंदर नजर आ रही होती है और झिल्लियों के द्वारा एक दूसरे से पृथक होती है। ऊपर वाला होता है स्केला वेस्टिब्यूलाई, ये पृष्ठ की तरफ होता है जिसमें परलशिका भरा होता है। आधार वाला होता है स्केला टिम्पेनाई जिसमें परलशिका भरा होता है, और ये दोनों चैम्बर यहाँ पर पीछे एक छिद्र के द्वारा जुड़ जाते हैं जिसको हेलिकोट्रीमा कहा जा रहा होता है। स्केला मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है जो मध्यिका होता है। ये बीच वाला जो भाग है ये क्या है? स्केला मीडिया। ठीक है, ये टिम्पेनाई और ये वेस्टिब्यूलाई, ये जो बीच का भाग होगा ये क्या होगा? स्केला मीडिया। और इसमें जो द्रव है वो क्या है? अंतःलशिका। और इसमें देखिए ये वाली जो झिल्ली होती है ये रीजनल मेम्ब्रेन होती है। ये वाली होती है, इसको कह रहे होते हैं बैसिलर, आधारी झिल्ली। आधारी झिल्ली के ऊपर ये कोशिकाओं का समूह, संवेदी कोशिकाओं का समूह जिनको कॉटी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इनको कॉटी के समूह कह रहे होते हैं। मध्य वाली जो नलिका है इसकी दीवार से पास वाले भाग से ये एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन लगी होती है। यहाँ पर ये बहुत सारे संवेदी रोम होते हैं, और ये सब मिल करके यहाँ पर क्या बना देते हैं? श्रवण तंत्रिका। तो यहाँ से जो संवेदना है वो श्रवण तंत्रिका के द्वारा कहाँ पर पहुंचा दी जाती है? मस्तिष्क में, और तब सेंस ऑफ हियरिंग की क्रिया हो जाती है। ये कॉक्लिया की संरचना, इसको हम कह रहे होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट था केनास,
ये मैंने बताया इसमें 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती है, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। और देखिए इनके जो दूर वाले भाग होते हैं ये फूले हुए हैं, इनको हम कह रहे होते हैं एम्पुला। एम्पुला का मतलब होता है तुम्बिकाएं, फूला हुआ भाग, ठीक है। ये जो नलिका होती हैं इनके साथ ये एक यूटिकुलस होता है और ये सैकुलस होता है। यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं एक यूटिकुलो सैकुलर नलिका के द्वारा, और इसके साथ ही सैकुलस वाले भाग से यहाँ पर ये कुंडलित नलिका निकली रहती है, जिसमें 2.5 चक्र होते हैं, साइकिल होते हैं, जिसको हम कणावृत या कॉकलिया कह रहे होते हैं। यही वाला भाग सुनने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी का डायग्राम कार्ड बनाया है जब टीएस, तो ये दिखाई दे रही है। अगर ये कॉकलिया वाला कान से भाग नहीं होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। कॉकलिया वाले भाग में भी ये कॉटी के अंग नहीं होंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा। ये वाली जो नलिकाएं होती हैं ये हमें संतुलन में काम करवा रही होती हैं। इनके अंदर जो द्रव भरा है अंतःलसिका, इसमें संवेदी कोशिकाएं, ये स्थैतिक संतुलन में काम करती हैं। और ये यूटिकुलस और सैकुलस के अंदर भरा हुआ जो द्रव है, जिसमें CaCO3 से बने हुए छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और जब भी हम डिसबैलेंस होते हैं तो ये संवेदी रोम से टकराते हैं और तब ब्रेन में उसको भेज दिया जाता है। तो ये गतिक संतुलन से संबंध बनाए रखते हैं, अर्थात इनसे स्थैतिक और गतिक दोनों प्रकार का संतुलन बना रहता है। ठीक है, ओके।